जय हिंद साथियों। ऐतरे इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 8 जुलाई 2026 है और इस आज 8 जुलाई 2026 के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ हमारे सिलेबस से या हमारे यूपीएससी के जो पैटर्न है उससे लिंक करेगा उसको डिस्कस करेंगे और उसमें से उतना ही कंटेंट रखेंगे जितना हमारे लिए नीड है। ठीक है। तो आपको प्रीवियस क्लास में हम जब भी कोई करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें आपको मैंने इश्यू बताने के साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ठीक उसी तरह आज के पर्सपेक्टिव से आज की डेट में जो भी चाहे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया या पीआईबी हो गया, उस तीनों सोर्स से रिलेटेड जो भी हमारे सिलेबस से लिंक करेगा, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ हो या किसी भी सब्जेक्ट से लिंक करता है, हम उसमें से कंटेंट डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूँ मेंस का और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, इसलिए ताकि एक पैटर्न आपको पता चले। यूपीएससी ने अगर कुछ कोई क्वेश्चन पूछा उस थीम से या उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो इससे एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए और किस तरह से उसके नोट्स बनाने चाहिए या टॉपिक जो है उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। हम हर पहलू पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इसीलिए ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। आज कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ हमको बताना है आपको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो उसके लिए कुछ आपको मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये, आप जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको स्कैन करके। ठीक है। और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। तो हमारा चैनल, ताकि आपको, अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो जो भी मान लो जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, जो भी कंटेंट डालते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो आप उसको टाइम रहते देख सकते हो, आपको पता चलेगा। ठीक है। और अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर के रिगार्डिंग एक बैच लाने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2026 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि हिंदी मीडियम में सबसे बेस्ट ऑप्शनल है हिंदी लिटरेचर। और हिंदी लिटरेचर के कंप्लीट सिलेबस डिफाइन या ओरिएंटेशन के लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है, जो हमारे चैनल ऐतरे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी है। आप उसको देखिए, उसमें से आइडिया लगाइए। और उस पूरा सिलेबस को हमने डिफाइन किया है कि उसका वेटेज कैसे है। पिछले 10 साल में अगर आप सिलेक्शंस देखेंगे तो ज़्यादातर टॉपर्स यानी 80% टॉपर आपको दिखेगा हिंदी लिटरेचर ऑप्शन के साथ। और जो एवरेज मार्किंग है, एवरेज मार्किंग भी हिंदी लिटरेचर का सबसे बेस्ट होता है। फिर मैंने आपको उस वीडियो में देखोगे तो मैंने बताया कि हिंदी लिटरेचर के साथ ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका मीडियम हिंदी है, तो एक भाषा पे पकड़ भी होती है। और भाषा पे पकड़ होगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो आपकी पर्सनालिटी एक शेप में आता है, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाता है। और इससे एडवांटेज मिलता है इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं करता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स भाषा से आती है कि कैसे भाषा, किस भाषा में किस तरह से आप भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए हिंदी लिटरेचर बहुत एडवांटेज देता है। फिर मैंने आपको बताया कि एस्से में लिखना पड़ता है, एस्से के एडवांटेज देता है। फिर आपको एथिक्स में एडवांटेज देता है। एक तरह से होलिस्टिक कवरेज है कि अगर आप हिंदी लिटरेचर को अच्छे से पढ़ेंगे तो यूपीएससी की तैयारी खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक वरदान बन जाता है। तो इसी पर्सपेक्टिव में हमने ये हिंदी लिटरेचर का कोर्स लॉन्च किया है। बेसिकली 1 अगस्त से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें इसका फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले तो ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास चलेगी। और जो क्लास आपका मिस हो जाता है तो क्लास रिकॉर्ड भी हो जाता है, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में एडवांटेज मिलता है। दूसरा, अगर देखेंगे तो हम पूरी हिंदी सिलेबस को लगभग 90 क्लास में फिनिश करने वाले हैं। क्योंकि हिंदी लिटरेचर में क्या है ना कि लगभग 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा अनावश्यक पढ़ने के बजाय क्या है, उतना ही पढ़ो जितना काम का है, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए। लेकिन अभी आप हिंदी लिटरेचर के रिगार्डिंग देखोगे, जो अदर मार्केट में या जो अदर इंस्टीट्यूट जो कोर्स चलाती है, वो 150 लेक्चर है, 157 लेक्चर है। और बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे देखोगे तो उसमें अनावश्यक वर्णन है जो उतना रिलेवेंस है नहीं, टाइम वेस्ट है। प्लस अभी 4 से 5 साल में यूपीएससी ने हिंदी लिटरेचर के रिगार्डिंग थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज किया है, मार्किंग भी चेंज किया है। तो उसके लिए अपने आप को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्योंकि सब एक ही टाइप के कंटेंट पढ़ेंगे, सब एक ही टाइप के लेक्चर देखेंगे, तो आंसर में भी एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, कंटेंट भी एक ही टाइप का बनेगा। तो आंसर में वैल्यू एडिशन या जो मौलिकता होनी चाहिए वो नहीं होता। लेकिन जब हम सेशन में पढ़ते हैं तो हम मौलिक उत्तर कैसे लिखे, है ना, निष्कर्ष कैसे बढ़िया बनाए, निष्कर्ष भूमिका कैसे अच्छा लिखे, कंटेंट कैसा बेस्ट बन सकता है, उद्धरण कैसे यूज़ करें, सभी पहलुओं पर हम ये इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और इसलिए आपसे अपील है कि आप हमारे हिंदी लिटरेचर का जो कोर्स है, जो बैच है, उससे जुड़िए और हिंदी मीडियम में, हिंदी लिटरेचर में ज़्यादा मार्क्स आ सके इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम, सबसे बड़ी बात यह है कि 16 मेंस टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको अलग से पे नहीं करना है। ठीक। लेकिन मार्केट में अगर आप जाओगे तो उसमें टेस्ट सीरीज का ही आपको पता है कि लगभग 16,000 17,000 रुपया ले लेते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं सेशन में ही करवा दूंगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि इसमें लगभग 90% क्वेश्चन क्या होते हैं,
रिपीट होते हैं। तो रिपीट होते हैं तो अगर क्वेश्चंस यानी एक एक टॉपिक के रिगार्डिंग अगर यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं अगर उसको हम कवर कर लेंगे तो हमारा पोर्शन हमारे रेंज में आएगा। ठीक है, हमारे एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे कवर में आएगा, हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं क्योंकि ये श्योर है कि इसी से क्वेश्चन आना है। ठीक, तो ये हमारा एक तरह से फाउंडेशन कोर्स बोल सकते हैं हिंदी लिटरेचर का, जो हम 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे अपील है कि अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में इंप्रूव करना चाहते हैं, मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं और कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप की ज़रूरत है आपको, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा, बेहतर गाइडेंस, बेहतर सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाएं ताकि एक बेहतर रैंक भी आपको आ सके। ठीक, तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं करंट अफेयर्स वाला। आपको पता है कि जब भी मैं करंट अफेयर्स में बताता हूँ तो सबसे पहले रिसोर्स की चर्चा करता हूँ कि हमारा रिसोर्स कैसा होना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि रिसोर्स हमारा ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं होगा आप अनर्गल चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहेंगे और यूपीएससी उस सोर्स को बहुत ज़्यादा टच करती नहीं है। तो जो प्रूवन है, जो ऑलरेडी एक तरह से रिजल्ट दे रखा है, उसको फॉलो करो ना। तो जिसमें सबसे पहले हम द हिंदू को बेस बनाते हैं। द हिंदू से देखोगे तो बहुत सारे इसमें आर्टिकल या न्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली लिंक करता है, तो द हिंदू को बेस बनाता हूँ। दूसरा है कि द इंडियन एक्सप्रेस में भी अगर मान लो कुछ ऐसे आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या लिंक हो सकता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और तीसरा है पीआईबी, ये गवर्नमेंट की साइट है। गवर्नमेंट आपको पता है डेली बेसिस पर कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई इनिशिएटिव है, कोई फ्रेमवर्क है, कोई भी अपडेट है, वो उसको पीआईबी पर डालती है। तो पीआईबी पर अगर डालेंगे तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके बारे में एक मोटे तौर पर आपको आइडिया लगेगा। तो कम से कम ये वाला बहुत ऑथेंटिक है, इसको अच्छे से यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, आपको कुछ करना ही नहीं, बस आप सेशन में क्या करो, कंटिन्यूटी बना के रखो। जब भी वीडियो है आप उसको देखो, क्योंकि ऑलरेडी हम सेशन में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, जो भी पर्सपेक्टिव जो हमारे एग्जाम से रिलेट करता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और उसमें भी उतना ही डिस्कस करते हैं जितना हमारा काम का, जिससे हमारा काम बन जाए। ठीक, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज हमको 4 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ठीक है, 4 आर्टिकल मुझे डिस्कस करने हैं आज के सेशन में। और वो 4 आर्टिकल कौन से हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नियम की जांच के दायरे में। अब क्या हुआ कि अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे, सोशल मीडिया में एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड है ना, बच्चों से रिलेटेड जो कंटेंट है उसमें बहुत सारी समस्या है। तो जो कंटेंट परोसा जा रहा है ना, उसमें आप बोल सकते हो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है ना। ऊपर से बच्चों के लिए जो कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट बहुत सूटेबल नहीं है, बहुत आपत्तिजनक कंटेंट भी आपको इसमें दिखेगा। और इसी चीज़ को, ये जो टेंडेंसी, ये जो एक तरह से भाई ये जो सिनेरियो बढ़ रहा है लगातार, इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वो एक तरह से नियम के जांच के दायरे में आया है कि जो कंटेंट है क्या उसको फिल्टर किया जा रहा है, जो बच्चे कंटेंट देख रहे हैं क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें पहले से कोई फिल्ट्रेशन है या हर प्रकार के कंटेंट बच्चे देख सकते हैं, कैसा पहलू है उसको सुनिश्चित करने की ये बात, इसी वजह से ये न्यूज़ में आया है। द हिंदू में ये आर्टिकल आया है, हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्रेहेंसिव वे में कि सोशल मीडिया के रेगुलेशन से संबंधित क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समाधान हो सकता है, सरकार ने क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है इसके रिगार्डिंग, है ना। सोशल मीडिया के जो रेगुलेशन कैसे सुनिश्चित करे उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो हम सब पहलू पर डिस्कस करेंगे आज। दूसरा आर्टिकल ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी। अब इस जयंती के उपलक्ष्य में आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने विश किया इनको। तो ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में है, हमको डिस्कस करना है कि भाई इनकी उपलब्धि क्या है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है ना, वो उनकी जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जैसे आरएसएस से, तो आरएसएस की ये फाउंडिंग फादर है, एक तरह से फाउंडिंग मेंबर है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सरकार की आइडियोलॉजी से मैच कर रहा है। तीसरा आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री ने उड़ान के अगले चरण विकसित उड़ान की शुरुआत की। तो बेसिकली प्रधानमंत्री, आपको पता है कि सरकार ने जो मोदी सरकार ने पहले एक स्कीम लॉन्च किया हुआ है, उड़ान स्कीम। और उड़ान स्कीम का लक्ष्य क्या है कि पूरे देश का हर आदमी, यानी हर व्यक्ति को हवाई जहाज़ तक पहुंचा सके, हवाई जहाज़ से ट्रैवल कर सके, इसको सुनिश्चित करना है। और इसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जरूरी रिफॉर्म है, जो जरूरी सुधार हो सकते हैं, उस दिशा में कोशिश करना है।
तो कहते हैं कि उड़ान स्कीम में बहुत अभूतपूर्व सफलता मिली है। अब इसी चीज़ को अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए उड़ान स्कीम का संशोधित है ना, एक तरह से अमेंडमेंट किया गया है, कुछ लक्ष्य और जोड़े गए उसको, इसीलिए उसका विकसित उड़ान नाम दिया है। यानी अगले चरण का जो उड़ान स्कीम का जो लक्ष्य है ना, उसको पूरा करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है उड़ान में, और इसलिए इसको नाम किया दिया है विकसित उड़ान। चौथा आर्टिकल है कि वेब डेक्सट्रेंट, ये क्या है, दुनिया का सबसे पहला प्रोटो है ना, प्रोटोटाइप अभी देखेंगे, इसमें एक स्कीम है, ये एक तरह से कैंसर थेरेपी है। कैंसर थेरेपी है जो विकसित हुआ है, और ये न्यूज़ स्पेशल है क्योंकि यूएसए के जो फूड एंड ड्रग जो अथॉरिटी है उसने इसको अप्रूव किया है, तो इसलिए दुनिया में पहला मेडिसिन बन गया है। जिस तकनीक से बना है उस तकनीक से अप्रूव होने वाला ये पहला मेडिसिन है। तो वो तकनीक क्या है ना, क्यों अप्रूव किया है, क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या उद्देश्य है, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यूपीएससी पूछे कि ये क्या है नाम, अगर ये नाम दे दे, बोले कि वेबडेक स्ट्रेंट क्या है, तो ये कैंसर थेरेपी है बेसिकली। ठीक है, कैंसर थेरेपी यानी कैंसर के इलाज के लिए एक तरह से ये विकसित हो गया है प्रोसेस, ये मेडिसिन इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये 4 आर्टिकल हमको डिस्कस करना है। ठीक, अब एक एक करके एक एक पहलू पर हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है हमारा, कि सोशल मीडिया के रेगुलेशन से संबंधित है, और इसीलिए जो रेगुलेशन में कमी पाई गई इसलिए ये जांच के दायरे में है। देख रहे हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है कि व्हाट बीबीसी इन्वेस्टिगेशन इनटू इंस्टाग्राम शोइंग चाइल्ड सेक्स एब्यूज एड्स इन इंडिया रिवील्स, है ना, चाइल्ड सेक्स एब्यूज। देख रहे हैं, अब कॉन्टेक्स्ट पढ़ो कि भारत सरकार ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तथा सिग्नल के खिलाफ डिजिटल धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन से लेकर बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसारण तक के मुद्दों पर सख्त नियामकीय कार्रवाई की है। यानी रेगुलेशन एक तरह से बोला गया कि जो रेगुलेशन पहले से चले आ रहे हैं डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए, है ना, कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए, और बाल यौन शोषण से संबंधित जो कंटेंट है उसको रोकने के लिए, लेकिन उसमें ये कमी पाई गई और इसीलिए जांच के दायरे में है। क्योंकि जिस तरह से नियम, जिस तरह से गाइडलाइन सरकार ने क्रिएट किया है उसका पालन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, और इसलिए समस्या है। समस्या है तो बीबीसी ने इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें ये इमर्ज होकर आया है कि जो चाइल्ड सेक्स एब्यूज से संबंधित जो भी एड्स है वो बहुत तरीके तेजी से वायरल हो रहे हैं, बहुत तेजी से उसको बनाया जा रहा है कंटेंट, कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं है, कोई भी उसको रोकथाम नहीं है, इसलिए ये समस्या है। ठीक, तो अगर इसको हम ये देखें किस टॉपिक से ये हमको बिलोंग करता है, सिलेबस, तो सिलेबस देखो, तो ये सोशल मीडिया के दुरुपयोग से संबंधित है ना, मिसयूज से संबंधित है। तो बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो साइंस में पूछा जा सकता है इसको, साइंस में साइंस सेंटर में पूछे तो जीएस3 का पार्ट बनेगा। सिक्योरिटी में पूछा जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में, तो ये बन सकता है आपको जीएस3 में। इसको सोसाइटी या सोशल जस्टिस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि चाइल्ड एब्यूज से जुड़ता है, बाल शोषण से जुड़ता है, तो सोशल जस्टिस से पूछे तो ये जीएस2 का पार्ट बनता है। ये है सिलेबस का स्ट्रक्चर। ठीक है, कहीं भी पूछे हम इस तरह से कंटेंट डिस्कस कर ले कि आपके पास इतना इनफ कंटेंट हो कि आप इसको हर डायरेक्शन के साथ, हर डायमेंशन के साथ आप इसको लिख सके या उसकी उसकी पड़ताल कर सके, उस कंटेंट को बना सके। ठीक है, यानी अभी जो न्यूज़ है वो किस पर्सपेक्टिव में है, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सबको सरकार ने पहले से एक तरह से गाइडलाइंस बना के दिया हुआ है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म से, है ना, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म से कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या बना के दे रखा है कि आपके प्लेटफॉर्म से कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बाहर जाना चाहिए जिसे चाइल्ड एब्यूज को बढ़ावा दे। ठीक, तीसरा, किसी भी प्रकार की डिजिटल जो धोखाधड़ी है, जो फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, सरकार ने ये सुनिश्चित किया है, लेकिन जब निरीक्षण किया गया, जब एक तरह से इसमें पड़ताल की गई, किसने पड़ताल की, बीबीसी ने, तो उसमें बहुत सारे कमी दिखा इनको, और कमी दिखा इसीलिए सरकार ने, है ना, सरकार ने इसको जांच के दायरे में लिया है, जांच के दायरे में रखा है। ठीक, ये चीज़ें इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ये सोशल मीडिया पर जिस तरह से लाइबिलिटी क्रिएट करता है कि भाई जिस तरह से उसके उत्तरदायित्व है कि आप कॉपीराइट का उल्लंघन जैसे कंटेंट
प्रसारण नहीं होना चाहिए, उसको रोको, फिल्टर करो। डिजिटल फ्रॉड जैसे इशू नहीं होने चाहिए। चाइल्ड एब्यूज से रिलेटेड जो कंटेंट है उसके प्रसारण में रोक लगनी चाहिए। लेकिन इन तीनों चीज़ों में देखा गया कि धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है, और इसी वजह से ये कंसर्न क्रिएट करता है, इसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में आया है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, अब ना थोड़ा सा बीबीसी ने इन्वेस्टिगेशन करके कुछ समस्या को हाईलाइट कर दिया है। तो क्यों ना हम इसको सोशल मीडिया से संबंधित जो भी इशू है उसको डिटेल में डिस्कस कर लें, जिसमें ये इशू ऑलरेडी रहेगा हाईलाइट, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, समस्या के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। और अगर समस्या के बारे में विस्तार से समझेंगे तो फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन आ रखे हैं। ठीक, मान लो फिर सरकार का कोई इनिशिएटिव होगा उसको हम समझ लेंगे, और फिर लास्ट में क्या समाधान हो सकता है ताकि सोशल मीडिया के हम बेहतर उपयोग को सुनिश्चित कर सके। ठीक है, ये चीज़ें हमको सुनिश्चित करना है, क्योंकि जैसे ना सोशल मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि एक हद से ज़्यादा जो रेगुलेशन है वो बहुत टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार रेगुलेशन के नाम पर अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने लगेगी तो सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से भी जुड़ता है। तो लोगों को लगता है कि इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना उसका उल्लंघन हो रहा है ना, उसके सामने बाधा क्रिएट कर दे रहा है। तो सरकार के सामने दुविधा यह है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यानी हाई लेवल पर रेगुलेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि रेगुलेशन के माध्यम से सरकार पर आरोप लगता है कि सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, और अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेगी तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके सामने बाधा क्रिएट होगा, जो मौलिक अधिकार है। इसलिए बैलेंस कैसे क्रिएट करे, इस तरह से बैलेंस रखना है कि सोशल मीडिया का रेगुलेशन भी प्रॉपर वे में हो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सामने चुनौती भी क्रिएट ना हो। और इसी वजह से ये आर्टिकल बहुत समस्या क्रिएट करता है, इसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो हम इसको ना कंप्रेहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे। कंप्रेहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे, सभी पहले एक एक करके जो भी समस्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जो भी समस्या है एक एक करके पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला समस्या क्या है, सबसे पहला समस्या है डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड बढ़ने का खतरा है। अब जिस तरह से आप सोशल मीडिया यूज़ करो या जिस तरह से आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको आए दिन किसी न किसी फ्रॉड की मामला देखने को मिलता है। जैसे डिजिटल अरेस्ट, अब डिजिटल अरेस्ट एक बहुत तरह से हाल के दिनों में बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है, बहुत तेज़ी से बढ़ता टेंडेंसी है। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि भाई एक वीडियो कॉल आपको आएगा और सामने आपको पुलिस के गेटअप में कोई व्यक्ति आपको दिखेगा और वो आपको धमकी देगा कि आपके आपके नाम से ये फ्रॉड हुआ है, इतने पैसे ट्रांसफ़र करो तभी मैं केस, आपके नाम से जो केस दर्ज है उसको हटा सकते हैं। अब लोग पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई इतना पैसा दे के मामले को रफ़ा-दफ़ा करते हैं और उसी में फ्रॉड हो जाता है। पैसा नहीं भी माँगा तो बोलेगा भाई केस को हटाने के लिए आपकी कुछ सहमति, कुछ डिटेल्स चाहिए। वो डिटेल्स माँगने के नाम पर बहुत सारे करोड़ों रुपए हड़प लेते हैं। असम में एक रिटायर्ड फैमिली थे, उसके करोड़ों रुपए हड़प लिए। आए दिन ये सब न्यूज़ में आता रहता है। तो अगर डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ ही कर रहे होंगे, और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो उस प्लेटफ़ॉर्म की एक एक तरह से वो नैतिकता है, ये ज़िम्मेदारी है कि उसका मिसयूज़ ना हो। इसलिए ये समस्या है। अब जैसे वीडियो कॉल अगर आएगा, मान लो डिजिटल अरेस्ट में जो वीडियो कॉल आता है, उसमें हो सकता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से वो वीडियो कॉल करे। तो ये व्हाट्सएप की ज़िम्मेदारी है ना भाई। व्हाट्सएप की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह से जो चीज़ें वायरल हो रही है, इस तरह से चीज़ें जो दुरुपयोग हो रहा है, डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, उसको रोके। ठीक, तो सबसे पहला क्या है कि डिजिटल फ्रॉड, यदि सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर की जगह, अब देखो कैसे होता है, मोबाइल नंबर की जगह केवल यूज़र नेम से बात होगी तो ठग जो नकली अकाउंट बनाकर जो लोग इसको आसानी से क्या करते हैं, लोगों को धोखा दे देते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एसबीआई ऑफिशियल जैसा यूज़र नेम बना ले और फिर कॉल करे किसी कस्टमर को और बोले कि आपका जो एसबीआई में जो अकाउंट है उसमें कुछ धोखाधड़ी हुआ है, कुछ फ्रॉड हुआ है, इसलिए एक ओटीपी भेज रहा हूँ, ओटीपी शेयर कर दो ताकि आपके अकाउंट को सिक्योर कर ले। अब जो आम आदमी होते हैं उतनी जागरूकता तो होती नहीं है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी होती नहीं है। वो ये क्या बोलते हैं, इनके बात में आ जाते हैं, बात में आ जाते हैं तो वो डिटेल्स शेयर कर देते हैं, ओटीपी शेयर कर देते हैं। ओटीपी शेयर करने की वजह से जो फ्रॉड है ना, जो क्रिमिनल्स है वो क्या करते हैं, बहुत सारे पैसा अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो ये पहली समस्या है कि डिजिटल फ्रॉड की समस्या बढ़ रही है। डिजिटल फ्रॉड में आप डिजिटल अरेस्ट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल। दूसरी समस्या ये है एनोनिमिटी, है ना, गुमनामी और अपराधियों का पता लगाने में कठिनाई। इसका मतलब क्या है कि जो सोशल मीडिया है आप यूज़ करते हैं,
तो सोशल मीडिया में बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो फर्जी है। अब वो फर्जी अकाउंट बना के क्या होगा, वो कमेंट करते हैं, कमेंट करेंगे, राष्ट्र विरोधी बात करेंगे। और जब सरकार इस पर कार्रवाई करती है ना, जब एजेंसी इस पर कार्रवाई करने की बात उठाए, जब एक्शंस लेने की बात जब होती है, तो फिर इनकी डिटेल्स इनको मिल नहीं पाते। और इसी वजह से जो अपराधी है उसका मनोबल भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी सरकार, कोई भी एजेंसी उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। ऊपर से बहुत सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जो बाउंड्री, सीमा पार होते हैं। सीमा पार यानी विदेशों में बैठे होते अकाउंट्स हैं। विदेश में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने अकाउंट क्रिएट हुआ, अकाउंट क्रिएट किया, मान लो सोशल मीडिया में कोई अकाउंट क्रिएट किया, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर। अब वहाँ से किसी देश के खिलाफ, है ना, किसी देश के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समाज या संप्रदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कंटेंट या सामग्री अपलोड कर दिया। अब सवाल उठता है कि वो सरकार कैसे इस पर एक्शन ले, क्योंकि ये तो विदेश सीमा पर बैठा हुआ है, उसको ट्रेस करना मुश्किल है। इस पर हमारे देश की जो कानून है वो लागू करना मुश्किल है। जो पुलिस है, जो बल है, जो एजेंसी है, उसकी एक लिमिटेशन इसमें दिखती है। और ये दूसरी तरह की समस्या है। ठीक है, ये देख रहे हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से यूजर नेम में गोपनीयता होती है। पुलिस के लिए अपराधियों की पहचान करना इससे मुश्किल हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर धमकी या साइबर ठगी करे, तो उसकी पहचान करने के लिए अधिक समय लग सकता है। नंबर भी बहुत सारे फर्जी होते हैं, कैसे पकड़ोगे, नहीं पकड़ पाते, दिक्कत होती है। ठीक है, तो डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड, इस सब का जो दायरा है ना बहुत बढ़ गया है। और इसलिए जो एजेंसी है, जो सरकार है, उसके सामने जो लिमिटेशन है बहुत, कि वो एक हद से ज़्यादा काम कर ही नहीं पाते। ऑनलाइन पायरेसी का भी खतरा है। अब ऑनलाइन पायरेसी कैसे है, तो जैसे देखो, सोशल मीडिया या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अब जैसे मान लो किसी ने कोई फिल्म बनाया, ठीक, कोई कंटेंट बनाया, कोई वीडियो बनाया, अब क्या होता है, अब आए दिन ये सब फिल्म क्या होते हैं, लीक हो जाता है, लीक हो जाएगा। या आपको जो इलीगल साइट्स है उस पर आपको ये फिल्म इलीगल तरीके से मिलता है, पायरेटेड वर्जन मिलता है ना, पायरेसी जमकर होती है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा सतलज के बारे में। अब सतलज एक मूवी था जिसको सरकार ने बैन कर दिया। अब बैन करने के बाद भी ये मूवी क्या है, बहुत सारे सोशल मीडिया, जैसे मैं कल देख रहा था ट्विटर पे, इस प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को रिलीज किया गया। रिलीज क्या किया गया, मतलब वहाँ पर कुछ लोगों ने इसको अपलोड किया हुआ है, अपलोड कर दिया है ना। तमिलनाडु के जो सीएम है थलापति विजय, विजय की एक फिल्म थी जन सेना वाला, वो रिलीज से पहले ही लीक हो गया, और रिलीज से पहले ही लोगों ने उसको देख लिया। अब इस तरह से मान लो लीक होगा सामग्री, कंटेंट, पायरेसी होगी, चोरी होगी उसकी, तो जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो क्रिएटिविटी करता है, उसके सामने तो संकट है ना, उसके सामने तो दिक्कत है कि भाई अब सिक्योर नहीं है। अब कितना वो कोशिश करेगा कि उसको सिक्योर करे। पायरेसी का डर है, लीक होने का डर है ना, कंटेंट को मिसयूज करने का डर है। इससे क्या होता है, रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है तो समस्या बढ़ती है ना। ये भी समस्या है कि पायरेसी की बहुत बड़ी समस्या है। देखो कई सोशल मीडिया और जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, अपने उस पर क्या है, जो फिल्में है, वेब सीरीज है, ओटीटी कंटेंट है, वो अवैध रूप से साझा किया जाता है। अब एक तो चैनल बंद हो जाता है, दूसरा तुरंत, अब उस केस में क्या, मान लो कि आप अवैध तरीके से भी कराते, एक चैनल आप बंद करोगे तो दूसरा बन जाता है, तीसरे तरीके से रिलीज रिलीज होता है। आप टेलीग्राम पर देखो, बहुत लोग फिल्म आपको एचडी वो कुछ ही घंटों में टेलीग्राम चैनल पर मिलने लगता है। बहुत सारे ऐप है जहाँ पर मिलने लगता है, एक पिकासो है, मूवी बॉक्स है ना, जहाँ पर इलीगल तरीके से कंटेंट आपको मिलता है, वहाँ पर हर टाइप का कंटेंट मिलता है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो कंटेंट, मान लो कोई नेटफ्लिक्स ने किसी मूवी का राइट्स खरीदा, तो कायदे से नेटफ्लिक्स का वो अधिकार है कि मूवी आप नेटफ्लिक्स पे जाओ, सब्सक्रिप्शन लो और वहाँ से देखो। लेकिन क्या करते हैं लोग, पायरेटेड वर्जन देखते हैं, पायरेसी करते हैं, चोरी करते हैं, और ऐसे ऐप्स या टेलीग्राम या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं जैसे फिल्म उसको फ्री में अवेलेबल हो जाता है या बहुत कम शुल्क में मिल जाता है। इससे क्या होती है, क्रिएटिविटी को नुकसान होता है। अगला नुकसान ये है, चुनौती ये है कि इससे साइबर अपराध और पेपर लीक जैसी समस्या बढ़ती है। अभी हाल ही में अभी देखा होगा आपने, जो नीट का एग्ज़ाम था, नीट जो पेपर लीक का मामला था, पेपर लीक का मामला था, ये पेपर लीक कहाँ पर हुआ था, टेलीग्राम पे ही हुआ था।
और सरकार ने लगभग 120, है ना, 120 प्लस टेलीग्राम चैनल को बैन भी किया था, उसके बाद भी लीक हो गया। तो ये खतरा रहता है ना, आप टेलीग्राम पर आए दिन कंटेंट आपको मिल जाएगा, कोई भी एग्जाम हो उससे पहले कंटेंट मिलने की टेंडेंसी होती है, उसकी तैयारी करने के नाम पर बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जिस पर संदेह जाता है। तो लीक होने का खतरा क्या हो गया, पेपर लीक होने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ गया है। सेफ हार्बर की चुनौती, सुरक्षित आश्रय की चुनौती है। अब सोशल मीडिया के संदर्भ में ना एक कॉन्सेप्ट आता है सेफ हार्बर, है ना। तो सेफ हार्बर का मतलब ये है कि देखो, जो सोशल मीडिया है, अगर वो किसी कंट्री में अगर वो सर्विसेज दे रहा है, तो सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि इस पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस या बहुत ज़्यादा कानून सरकार को नहीं थोपना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर इससे सोशल मीडिया का जो फ्रीडम है वो बाधित होता है, और जिस पर्पस से बनाया है सोशल मीडिया वही एक तरह से बाधित होगा। तो इसलिए ना एक तरह से इनको एक सेफ हार्बर मिला हुआ है, इसी को बोलते हैं सेफ हार्बर, कि आपको अनावश्यक तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, अनावश्यक तरीके से आपको दुख या आपको परेशान नहीं किया जाएगा, है ना, या कोई भी ऐसी समस्या आपके लिए क्रिएट नहीं किया जाएगा सोशल मीडिया ऐप के लिए। लेकिन आपको पता है कि अभी आए दिन एक तरह से उल्लंघन हो रहा है, बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो नहीं प्रसारित होने चाहिए। अब इस उल्लंघन को सुनिश्चित करने के लिए, रोकने के लिए सरकार जाहिर सी बात है अपने रेगुलेशन को थोड़ा टाइट करेगी, है ना। रेगुलेशंस या नियम कानून के अनुपालन को थोड़ा सा टाइट करती है, बढ़ाती है, और इसी वजह से ऐसा कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी के लिए जो उनका फ्रीडम है उनके सामने क्या हो रही है, बाधा क्रिएट हो रही है। यानी जो सेफ हार्बर मिला हुआ है उस देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसके सामने क्या है, चुनौती है। ठीक है, ये चुनौती है। तो इसलिए एक अलग तरह की समस्या इसमें यहाँ भी दिखता है कि कानून के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को तभी कानूनी सुरक्षा मिलती है जब वो अवैध सामग्री हटाने और नियमों का पालन करने में सहयोग करे। यदि वो ऐसा नहीं करती तो उनकी कानूनी सुरक्षा समाप्त हो सकती है, और समाप्त हो सकती है मतलब सुरक्षित जो आश्रय उसको मिला हुआ है वो समाप्त हो सकती है, उसके सामने चुनौती है। तो यदि कोई प्लेटफॉर्म बार बार पायरेटेड फिल्म हटाने में विफल रहता है तो देख लो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी सोशल मीडिया अगर कानून का पालन कर रहा है, हर चीज़ अच्छे तरीके से चल रहा है, तो सरकार एक वादा करती है कि आपके केस में कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, इलीगल तरीके से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपके प्लेटफॉर्म को बिजनेस करने में, है ना, या प्लेटफॉर्म की जो गरिमा है, जो फ्रीडम है, उस पर कुछ बाधा क्रिएट हो। लेकिन अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहा है ना, उससे आपत्तिजनक कंटेंट रिलीज हो रहा है, तो ऐसे में फिर सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तो कानून का फिर पालन करना पड़ेगा, रेगुलेशन टाइट करने पड़ते हैं। तो जो सेफ हार्बर उसको मिला हुआ है उसके सामने चुनौती क्रिएट करता है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, यही था थालापति विजय का फिल्म जन नायक, है ना, जन नायकन। अब इसी फिल्म जब ये रिलीज होना था तो उससे पहले ये क्या हो गया, लीक हो गया, तो करोड़ों का नुकसान हुआ, है ना, करोड़ों का नुकसान हुआ। अब जो व्यक्ति फिल्म बना रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल का मेहनत है, करोड़ों रुपया लगाते हैं, और फिल्म रिलीज होने से पहले ही लीक हो जाए, लोग उसको देख ले, तो कितना नुकसान हो जाएगा। इससे क्या होता है, मनोबल गिरता है, मनोबल टूटता है। ठीक है। अब देखिए कभी कभी एल्गोरिथम का दुरुपयोग भी होता है। अब एल्गोरिथम में आपको पता है कि बायसनेस दिखता है, पक्षपात दिखता है, हम्म, है ना, एल्गोरिदम बायसनेस बोलते हैं, बायसनेस या एल्गोरिदम पक्षपात भी बोलते हैं, ये दिखता है। तो किसी समुदाय के प्रति हो सकता है कि आपत्तिजनक कंटेंट बहुत तेजी से फैले। देख रहे, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम अधिक क्लिक और अधिक समय तक उपयोगकर्ता को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने की कोशिश करता है। कभी कभी इससे गलत सूचना, नफरत या आपत्तिजनक सामग्री भी अधिक लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक, जैसे मान लो कोई भ्रामक वीडियो है, वो फेक वीडियो है लेकिन तेजी से वायरल हो रहा है, तो ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करेंगे, और बाद में जब वेरीफाई होगा उससे पहले बहुत सारे लोग उसको देख चुके होते हैं। डीप फेक वीडियो सब बहुत वायरल हुआ था, रश्मिका मंदाना का, कि डीप फेक वीडियो उसका वायरल होता, किसी एक उसके जो बॉडी है, बॉडी की इस तरह से बना दिया गया जैसे वो कोई पॉर्न स्टार हो। और वो ऐसे वीडियो जब वायरल हो गए थे, तो जब तक उसको खुलासा करता है कि ये फेक है, फेक है, फेक है, तब तक बहुत सारे लोग देख चुके थे, उनके मन में एक धारणा बन चुकी थी। इससे क्या होता है, उन कैरेक्टर्स यानी जो एक्टर है उनकी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा के लिए खतरा इसी वजह से तो ये पे है, क्योंकि चाइल्ड एब्यूज
चाइल्ड एब्यूज़ के मामले बढ़ रहे हैं, उससे संबंधित जो कंटेंट है वो प्रसारित हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया को जो फ़िल्टर करना चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए, वो फ़िल्टर या वो ऐसे सुरक्षा व्यवस्था वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, और ये क्या है, अलग तरीके की चुनौती क्रिएट करता है। ठीक है। तो अब देखो, सोशल मीडिया से रिलेटेड इतने सारे चुनौती है, तो अगर इतने सारे चुनौती है, एक और चुनौती उसमें जुड़ता है कि निजता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, है ना, निजता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, इसका भी विवाद होता है। आपको मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और उस पर आपका कोई अकाउंट है, तो जो आपके डिटेल्स है, जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपकी प्राइवेसी का मामला बनता है। और निजता क्या है, निजता के अधिकार के तहत आर्टिकल 21 में प्रिजर्व भी किया गया, उसको कंजर्व भी किया गया है। लेकिन अगर मान लो आपके अकाउंट से अगर राष्ट्र विरोधी कोई काम हुआ है ना, राष्ट्र के विरुद्ध अगर कोई काम हुआ है, तो फिर सवाल उठता है कि राष्ट्र के यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आपकी जो अकाउंट यानी पर्सनल जो डिटेल्स है, क्या वो उस प्लेटफॉर्म से सरकार मांग सकती है? और अगर प्लेटफॉर्म दे रही है, इसका मतलब आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये डायलेमा है, क्या करें? लोगों की निजता की रक्षा करना भी आवश्यक है, लेकिन अपराध और आतंकवाद की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कुछ भी मामलों में जानकारी की आवश्यकता होती है। ठीक। लेकिन अगर वो जानकारी ले तो निजता का उल्लंघन होता है, और निजता के नाम पर अगर जानकारी नहीं ले तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। अब ये डायलेमा है, ये चुनौती है ना। आए दिन सरकार पर आरोप भी लगते हैं कि सरकार ने इस तरह से मिसयूज़ किया है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया है। तो सवाल उठता है कि सोशल मीडिया को किस तरह से हम मैनेज करें फिर, क्योंकि हमारे सामने मेन दुविधा क्या है, डायलेमा क्या है, कि अगर सोशल मीडिया का हम रेगुलेशन करेंगे, है ना, अगर हम रेगुलेशंस बढ़ाएंगे, नियम कानून को ज़्यादा कठोरता से लागू करेंगे, तो ये रेगुलेशंस कभी कभी कंट्रोल में बदल जाता है। और अगर आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करने लगेंगे, तो उससे एक समस्या ये बनती है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसके सामने बाधा क्रिएट करता है। फिर ऐसा आरोप लगता है कि सरकार रेगुलेशन के नाम पर ऐसा कंटेंट हटाने लगती है जो कभी कभी देश के बजाय सरकार के आलोचना से जुड़ता है, और कभी कभी सरकार सरकार की आलोचना को देश की आलोचना मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर लेता है। तो इस केस में क्या है, मिसयूज भी हो रहा है। इस केस में जो सिंपैथी है, जो एक तरह से जो टेंडेंसी है, वो मिसयूज भी हो रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि इस केस में करे क्या, रेगुलेशंस करे कि फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ही छोड़ दे। तो इस केस में ना आपको आइडिया लगेगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली तटस्थ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से फैसला देती है और संविधान के मूल्यों के हिसाब से देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दे रखा है अलग अलग मामलों में, उसको हम कोर्ट करेंगे। और इसमें दो मामला ऐसे है जिसको आपको याद रखना है, जिसमें पहला मामला क्या है, श्रेया सिंघल वाद, उसको याद रखना है। तो जब भी डिजिटल फ्रॉड, सोशल मीडिया के रेगुलेशन से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आए, उसमें दो जजमेंट आपको जरूर कोट करना है कि आगे आएगा वो बोला। पहला कौन सा है, श्रेया सिंघल बनाम भारतवाद, 2015 का जजमेंट है। इसमें क्या हुआ बेसिकली, इसमें आईटी एक्ट की धारा जो 66A है ना, उसके तहत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। अब इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि धारा 60A को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी। साथ ही धारा 69A जो वेबसाइट या कंटेंट ब्लॉक करने की शक्ति है, उसको वैध माना, क्योंकि इसमें उचित प्रक्रिया मौजूद है, जैसे ब्लॉक करने के कारण लिखित रूप में दर्ज करना, समीक्षा समिति द्वारा निगरानी करना, और बाद में ब्लॉक अगर हटाने की जरूरत हो तो हटा भी सकते हैं। यानी हुआ क्या इसमें कि श्रेया सिंघल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रेया सिंघल वाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो आईटी अधिनियम 2000 था ना, जो डिजिटल सोशल मीडिया के रेगुलेशन से संबंधित, ये सबसे अच्छा कानून है, और ये बोल सकते हैं कि यही कानून है, इसी के माध्यम से सब चीज़ रेगुलेशन होता है। इसकी एक धारा थी 66A। 66A में क्या है कि कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट, कुछ भी ऐसा आया है किसी भी अकाउंट से, देख रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट आया है, तो अगर मान लो कुछ भी ऐसा कंटेंट है जो आपत्तिजनक हो, तो उस केस में उस अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, यानी उस पर्सन को गिरफ्तार करने की शक्ति ये देता था। लेकिन ऐसा देखा गया कि सरकार इस 60A का मिसयूज भी किया,
क्योंकि इसमें प्रॉपर सेफ गार्ड लगाने के कारण बहुत नियम स्पष्ट नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया और बोला कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक है क्यों? क्योंकि ये बोलने की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19A है ना, उसको उसका उल्लंघन करती है, उसके सामने बाधा क्रिएट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जजमेंट दिया। लेकिन आपको पता है इसी में 69A जो वेबसाइट या कंटेंट को ब्लॉक करने की है बात थी, है ना, उसमें प्रॉपर सेफ गार्ड थे, तो इसीलिए उसको रद्द नहीं किया बल्कि इसको चलने दिया। तो इसमें इसमें एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये जजमेंट दे रही तो सरकार को भी चाहिए कि कोई भी जब रेगुलेशन सुनिश्चित करे, कोशिश करे कि उसका मिसयूज़ ना हो, उसमें प्रॉपर सेफ गार्ड होने चाहिए, अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से होना चाहिए, ताकि कोई प्लेटफॉर्म पर अगर उसको लगे, प्लेटफॉर्म वाले को या कोई अकाउंट होल्डर को लगे कि सरकार अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है, तो उसके पास ऐसा एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, कंप्लेन कमेटी या कंप्लेन करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, बाद में रिव्यू करके उसके अकाउंट को एक तरह से एक्टिवेट भी किया जाए, जो कार्रवाई की गई उसको रद्द भी किया जाए। ये सब सुनिश्चित करके अगर प्रॉपर सेफगार्ड के साथ अगर रेगुलेशन बढ़ाया तो सुनिश्चित कर सकते हैं, है ना, तब उस केस में दिक्कत नहीं है। तो एक जजमेंट आपको याद रखना है, श्रेया सिंघल वाद। एक दूसरा जजमेंट भी है ना, वह तहसील तहसील पूनावाला वाद। इसमें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैल रहे अफवाहों के कारण कई जगह मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और हिंसा भड़काने वाले संदेशों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए और साथ ही दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और जागरूकता अभियान भी चलाने पर जोर दिया। इस केस में क्या है, सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया गया। उस केस में जब सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो, मॉब लिंचिंग की घटना उस टाइम बहुत बढ़ रही थी, गौ हत्या वाले जैसे अपराध बहुत बढ़ रहे थे, तो एक अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ मॉब लिंचिंग की टेंडेंसी दिख रही थी। अनुराधा भाषिन वाला जो केस है 2020 का, ये जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट फैसिलिटी बंद कर दिया था। और इंटरनेट का अधिकार वो बेसिकली का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार से जुड़ता है, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो फिर आप ना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ना सोशल मीडिया चला सकते हैं, कुछ भी नहीं चला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया दिया था कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संरक्षित है। इंटरनेट को बंद करना वो भी अनिश्चित काल के लिए नहीं किया जा सकता, और इसीलिए इसमें अनुपातिक है ना, अनुपातिक प्रोपोर्शंस एक्शंस लेने के लिए फोकस किया गया है। कि मतलब अगर पूरे, जैसे मान लो कोई एक्शन हुआ है, कोई सुधार करना है, कोई एक तरह से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज करना है, तो पूरे राज्य में इंटरनेट को बैन करने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो इसमें बोला कि अनुपातिक तरीके से पालन किया जाए, एक्शन लिया जाए। तो मान लो किसी राज्य के किसी छोटे से एरिया में अगर कोई खतरा है तो वहाँ पर इंटरनेट बैन करो। इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को समस्या ना हो, बाकी लोगों को कष्ट ना हो। तो प्रोपोर्शन का ध्यान रखना चाहिए, जिस मामले में अपराध हुआ है उसी मामले में एक्शन भी होना चाहिए। ये सुनिश्चित किया था अनुराधा भासिन जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है ना अपने 3 जजमेंट से कि किस तरह से रेगुलेशन करना चाहिए, और वो बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, स्पष्ट प्रोविजन के साथ होना चाहिए। तो इसी चीज़ को बेस बना के मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ ताकि सोशल मीडिया का प्रॉपर रेगुलेशन हो सके। तो सबसे पहले सजेशन क्या है कि स्पष्ट और संतुलित कानून बनाओ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन किया जाए। देख रहे हैं, यदि कोई पोस्ट आतंकवादी हिंसा को बढ़ावा देती है तो उसे हटाया जाए, लेकिन सरकार के शांतिपूर्ण आलोचना को न हटा जाए। तो ये बैलेंस करने के लिए जरूरी क्या है कि सब प्रोविजन को स्पष्ट करो कि किस केस में कोई पोस्ट हटेगा, किस केस में कोई पोस्ट नहीं हटेगा। ठीक। फेक न्यूज़ पर प्रभावी नियंत्रण हो, इसको कैसे होगा? तो एआई आधारित फैक्ट चेकिंग एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है, या स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है जो यही काम करे कि गलत सूचना को फैलने से रोके। फिर उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो फैक्ट चेकिंग जो मैकेनिज्म है वो डेवलप करे, ताकि अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी फेक न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन फैलने से रोके। उसको पहले ही फिल्टर करके बच्चों को या जो लोग हैं उनको जागरूकता बढ़ावा दे। ठीक। फिर देखिए, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दो। अगर स्कूल कॉलेज में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाएंगे तो जो भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। ठीक, उसको रोक सकते हैं या उसको हम मिसयूज करने से रोका जा सकता है। एल्गोरिदम में पारदर्शिता होनी चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियां बताए कि उनका एल्गोरिदम किस आधार पर कंटेंट दिखाता है।
स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था हो। अगर मान लो पक्षपात दिख रहा है किसी समुदाय के प्रति, किसी एक लिंग, धर्म या किसी भी आधार पर अगर कोई भेदभाव या पक्षपात दिख रहा है, तो वो ऑडिट, स्वतंत्र ऑडिट के माध्यम से उस कमी को दूर भी किया जाए, ये मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर देखो, यदि कोई पोस्ट केवल इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि वह सनसनीखेज है, तो कंपनी इसके जवाबदेही तय करे कि वो वायरल नहीं होना चाहिए। अगर वो कंटेंट में कुछ ऐसा है जो आपत्तिजनक है तो उसको रोके। बच्चों के लिए भी प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था करनी है कि ताकि उनका जो बाल शोषण सामग्री जो है ना, बाल यौन शोषण सामग्री है, उसको एआई की मदद से तुरंत हटाया जाए। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, सुरक्षा उपाय लागू किए जाए। ठीक है। तो देख रहे हो, यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री अपलोड हो रहा है तो एआई उसे पहले ही पहचान कर हटा दे और पुलिस को सूचित कर दे। तो इससे क्या होगा, कंटेंट को हम फिल्टर कर सकते हैं, है ना, कंटेंट को पहले से फिल्टर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत है, क्योंकि जो सोशल मीडिया कंपनी है, वो सोशल मीडिया कंपनी का जो ऑलरेडी वो जो हेड क्वार्टर है जहाँ से वो चलता है, वो क्या विदेशों में बैठा हुआ है। बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो फॉरेन बेस्ड अकाउंट से टिप्पणी या कमेंट होते हैं। तो इस चीज़ पर एक्शन लेने के लिए विभिन्न देशों यानी विभिन्न कंट्रियों के बीच में क्या होगा, सहयोग को बढ़ावा देना होगा। अगर कंट्री आपस में सहयोग करेगी तो कम से कम सोशल मीडिया का इस लेवल पर दुरुपयोग नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, साइबर अपराध और फर्जी अकाउंट पर सख्त कार्रवाई करें। जो भी अकाउंट क्रिएट करके फ्रॉड करते हैं उसकी वेरिफिकेशन करें। अकाउंट बनाने के लिए केवाईसी नॉर्म्स को लागू किया जा सकता है। जैसे बैंक अकाउंट बनाने के लिए केवाईसी नॉर्म्स लागू करते हैं, तो जो सत्यापित अकाउंट होगा उससे उसके जरिए कोई भी ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा कार्रवाई, कोई भी ऐसा घटना आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो क्या होगा, कम से कम जो एनोनिमिटी है, जो अनामिकता है, जो गुमनामी है, उस चीज़ में हम ट्रेस कर सकते हैं। उस केस में जब कहीं जघन्य अपराध हुआ है, कहीं पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट की सामग्री को फैलाया जा रहा है, तो ये सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इन उपायों से ये लग रहा है कि सोशल मीडिया की जो रेगुलेशन है उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं, उसका एक प्रभावी ढंग से उपयोग हो या उसका मिसयूज़ ना हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया के यूज़ से संबंधित हमने हर पहलू पर चर्चा किया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है, 250 वर्ड में लिखना है। 250 वर्ड मतलब 3 पेज में लिखना है आपको। क्वेश्चन क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकतांत्रिक संवाद के महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं, किंतु इनके बढ़ते प्रभाव ने डिजिटल सुरक्षा, निजता, जवाबदेही से जुड़ी नई चुनौतियां भी उत्पन्न की है। इस कथन के आलोक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विनियमन के प्रमुख चुनौती क्या है? चुनौती मैंने बता ही दिया, एक एक करके समस्या, करीब 8 समस्या बताया, वो बताओ। फिर प्रभावी नियामक ढांचे हेतु आवश्यक सुझाव, समाधान भी बता दिया है। लेकिन चुनौती समाधान बनाने से पहले ये बताओ कि सोशल मीडिया की भूमिका क्या है अभी, और बोल ही चुका है कि लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम बन चुके हैं। तो कैसे लोकतांत्रिक संवाद का माध्यम बना है वो बताइए। ठीक है, तो पहले भूमिका बताओ, फिर चुनौती, और फिर समाधान क्या हो सकता है ये बताइए। जितना कंटेंट चाहिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बस थोड़ा सा आप स्मार्टनेस दिखाओ और सारे कंटेंट को 2 पेज 3 पेज में आप उसको यूटिलाइज कर दो। फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, वो क्रिएटिविटी आपके ऊपर है कि आप किस ढंग से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। अब ये हमारे हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है, क्योंकि पर्सनालिटीज बेस ये हमारा न्यूज़ है। तो न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती यानी 6 जुलाई पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक नीति और शिक्षा में उनकी विरासत तथा जो भूमिका है उसको याद किया गया है। और वर्तमान में उसकी क्या रिलेवेंस है, उसकी प्रासंगिकता पर भी ये टिप्पणी की गई है। तो देख रहे ये पीआईबी में ये आर्टिकल आया है। तब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़े हुए जो भी उपलब्धि, जो भी फैक्ट्स है वो देख लेते हैं, क्योंकि वही काम का है। और अगर क्वेश्चन आया तो उसी में से कुछ उठा के पूछेगा, क्योंकि सरकार जो है उसकी उनकी एक तरह से फाउंडिंग फादर है जो आरएसएस बैकग्राउंड वाले हैं, है ना, उनकी आइडियोलॉजी से मैच करती है तो इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सरकार की आइडियोलॉजी से मैच करता है तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए। देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जन्म है ना, वो कलकत्ता, जो कि अभी कोलकाता बन गया, वहाँ पे हुआ है ना, बंगाली थे वो, प्रसिद्ध शिक्षाविद, है ना, शिक्षाविद भी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी के वो पुत्र थे। तो जो इनके पिताजी थे वो देख रहे हो बहुत शिक्षाविद थे, बहुत बुद्धिमान, बहुत एक तरह से बुद्धिजीवी थे वो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखो इंग्लैंड में ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालय के सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। 1934 में 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने, ये भी कुलपति बने, बड़ी बात है। 1922 में बंगवाणी नामक बांग्ला पत्रिका और 1940 के दशक में द नेशनलिस्ट समाचार पत्र का प्रकाशन भी स्टार्ट किया।
तो ये फैक्ट से कुछ याद रखना है कि बंगाली थे, बंगाल में जन्म लिए, है ना। 1922 में बंगवाणी नामक बंगाली पत्र का, और फिर 1940 में नेशनलिस्ट नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 33 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। इनके पिताजी भी कुलपति थे। कब? 1934 में, जब अंग्रेजों का शासन था। ठीक है ना। फिर देखिए राजनीतिक लीडरशिप उनकी क्या थी। 1920 के दशक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण उन्हें बाद में इस्तीफा दे दिया और बाद में वो हिंदू महासभा में शामिल हुए और 1937 में बंगाल में प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया। अब देखो सवाल उठ सकता है कि 1937 में क्यों? तो 1937 में पता है आपको, प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था। प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था, हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, मॉडर्न इंडिया में। ठीक, अब उसमें जो भारतीय लोग थे उनको सरकार बनाने का अधिकार दिया था। तो जब बंगाल में सरकार बने थे तो गठबंधन की सरकार बनी थी और उस गठबंधन सरकार को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था और ये खुद वित्त मंत्री भी बने थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। 1940 में हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने, हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1940 का टाइम पीरियड है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस टाइम आंदोलन बहुत उग्र हो गया था। 1951 में उन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ। तो जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उनके फाउंडिंग फादर है वो। तो जो पहले वो भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बना, पहले वो अखिल भारतीय जनसंघ के रूप में ही जाना गया था। और तो 1951 में जब बना तो उनकी स्थापना करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो देख रहे हो आरएसएस क्या है, आरएसएस और जो आरएसएस कह रहा हूँ, जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की ही सरकार है। तो बीजेपी के जो बोल सकते हैं कि उस पार्टी के फाउंडिंग फादर है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इनका उन पार्टी के विचारों के लिए। स्वतंत्रता के बाद देखो तो डॉक्टर मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार, है ना, जो अंतरिम सरकार बनी उसमें उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। जो नेहरू गवर्नमेंट बना ना, उसमें उद्योग आपूर्ति मंत्री के रूप में काम किया। ठीक है, कितना बड़ा डायलेमा है कि वो अखिल भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे और जो सरकार बनी उसमें मंत्री भी बने। चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सुंदरी उर्वरक निगम और हिंदुस्तान उर्वरक निगम जैसे प्रमुख संस्थानों के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि वो उद्योग एंड आपूर्ति मंत्री थे। तो देश में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं इन्होंने स्टार्ट में उनकी नींव रखी। ठीक है ना, ये याद रखना है। अंग्रेजों के शासनकाल में वित्त मंत्री बने 1937 में। देश आजाद हो गया तो उद्योग मंत्री बनाए गए। वैचारिक मत देखोगे इनका क्या विचार था, तो कश्मीर के लिए इनका विचार बहुत अच्छा रहा। कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रवाद, हिंदू संस्कृति पहचान और अखंड भारत का समर्थन किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का विरोध भी किया और विरोध इस हद तक किया कि कश्मीर में जाकर उन्होंने बोला था कि एक राष्ट्र में दो संविधान, दो प्रमुख, दो झंडे नहीं हो सकते। क्योंकि 370 के तहत क्या है, कश्मीर का अपना झंडा था, अपना संविधान था, अपना वहाँ का राष्ट्र था। कश्मीर एक टाइम में कश्मीर के जो शासक थे, मुख्यमंत्री, तो उसको कश्मीर का प्रधानमंत्री भी कहते थे। तो ये चीज़ें नहीं चल सकती कि एक देश में दो संविधान, दो विधान, दो झंडे नहीं हो सकते। तो उन्होंने भारत के भाषाई विभाजन का भी विरोध किया और प्रशासनिक दक्षता, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के आधार पर एकता का समर्थन किया। कश्मीर के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किया कि कहते कि 370 को हटाने के लिए उन्होंने बहुत पहल की। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1953 में रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। तो देख लो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कितना योगदान है। सबसे पहले क्या बताएंगे, अखिल भारतीय संघ, है ना, अखिल भारतीय महासंघ जो थे, जो भी बीजेपी पार्टी है, 1951 में उनके फाउंडिंग फादर थे। देश आज़ाद हुआ तो उद्योग मंत्री बनाए गए, उद्योग मंत्री बनाए गए तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए नींव रखा। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री बने। ठीक, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब कश्मीर में 370 लागू हुआ तो 370 के विरोध में बहुत उग्र तरीके से ये विरोध भी करते थे, क्योंकि 370 के माध्यम से कश्मीर को भारत में रहने के बावजूद उनके लिए अलग संविधान, अलग झंडे, अलग तरह की व्यवस्था कर रखी थी, जो एक तरह से टेंडेंसी क्रिएट कर देता है कि कश्मीर क्या है, अन्य भारत के जो राज्य है, जो स्टेट है, उनसे अलग है। अब इसी चीज़ का क्या होते थे, मिसयूज करता था पाकिस्तान वाले। तो भारत को लगा कि भाई ये जो विशेष स्थिति है इसको हटाओ, क्योंकि जब से दिल्ली से जो दूरी है उसकी उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि 370 क्या है, एक खाई पैदा कर दे रहा है। तो इस खाई को कम करने के लिए क्या है, खाई को मिटाना होगा। तो 370 को हटाकर एक ही संविधान लागू कर दिया कश्मीर पर भी। लेकिन 370 अभी हटा है 2019 में,
लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस मुहिम को छेड़ा था। अब चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के ही नेता है, फाउंडिंग फादर है, ये बीजेपी के भी एजेंडा के शामिल में हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब अंतरिम सरकार बना उसमें उद्योग मंत्री बने। आज़ादी मतलब अंग्रेजों के टाइम में जो सरकार बना था, है ना, जो प्रशासन प्रांतीय सरकार, उसमें बंगाल में गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वित्त मंत्री भी बने थे। अगला आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है ये भी, कि प्रधानमंत्री ने उड़ान के अगले चरण विकसित उड़ान का स्टार्ट एक तरह से शुभारंभ किया है। ये भी पीआईबी में ही आया है। तो देखो, सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया हुआ है, उड़ान। और इसका मतलब क्या है कि देश का जो आम जनता है, आम जनता भी हवाई जहाज से ट्रैवल कर सकते, उसके लिए जरूरी जो अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो विकसित करना है। उसके लिए जो जरूरी तकनीकी तकनीकी सहयोग चाहिए, वो विकसित करना है। उसके लिए जो जरूरी है ना, जो सुधार चाहिए, वो विकसित करना है। तो बेसिकली पूरा माहौल बनाना है। जो भी एविएशन सेक्टर है उसमें जो भी रिफॉर्म चाहिए, है ना, जैसे मान लो हवाई अड्डा की स्थिति बढ़ानी है। अब हवाई अड्डा ऐसे ऐसे लोकेशन पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में भी हवाई अड्डों का निर्माण करना है। तो वो सब किस में किया गया? उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान स्कीम के तहत अभूतपूर्व सफलता भी मिला। अब इसी स्कीम को संशोधित करके अगले सालों के लिए बोल सकते हैं कि विकसित उड़ान स्कीम लॉन्च किया गया। मतलब अलग से लॉन्च नहीं किया है, उड़ान का ही एक अगला इनिशिएटिव है, और इसलिए ये आर्टिकल क्या है, न्यूज़ में है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में उड़ान के अगले चरण, जिसे विकसित उड़ान के नाम से जाना जाता है, उसको स्टार्ट किया, उसको शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करना, है ना। जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, बड़े बड़े लोकेशन राजधानी में तो दिख रहा है, पर छोटे छोटे रीजन, जैसे बिहार में दरभंगा हो गया, गया में तो ऑलरेडी है, भागलपुर हो गया, यानी किसी राज्य के जो छोटे छोटे एरिया जहाँ पर हवाई अड्डे नहीं है, वहाँ भी बनाए ताकि कनेक्टिविटी को सुधार सके। विश्व स्तरीय विमानन अवसंरचना, जो एयरपोर्ट है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल लेवल पर होना चाहिए। शॉप होना चाहिए, रहने की, बैठने उठने की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि विकसित भारत 2047 के अनुरूप जो भी हमारा लक्ष्य है उसमें एविएशन सेक्टर की जो भूमिका है वो उसको बढ़ा सके और आम आदमी को राहत प्रदान कर सके। आम आदमी भी, अगर हमको विकसित राष्ट्र बनना है तो आम आदमी अगर ट्रेनों से, बसों से सफ़र करेगा, अगर वो उतना सक्षम नहीं होगा कि वो हवाई जहाज से भी यात्रा कर सके। मोदी जी का सपना क्या है? मोदी जी ने ये घोषणा भी की थी जब उड़ान स्कीम लॉन्च किया था कि लोग हवाई चप्पल में हवाई यात्रा करें। यानी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अगर हवाई यात्रा कर रहा है तो इस देश की क्या उपलब्धि है। तब माना जा सकता है कि देश इतना विकसित हो गया है कि एक आम आदमी भी सक्षम है हवाई यात्रा करने के लिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो गया है, कहीं से भी आप हवाई जहाज़ पकड़ सकते हैं, कहीं से भी फ्लाइट पकड़ सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं, कनेक्टिविटी सुधर अच्छा हो गया है, किफ़ायती हो गया प्राइसेस, है ना, फ्लाइट का। ये सब करना है इस सिनेरियो में। तो पहले उड़ान स्कीम के बारे में जानते हैं कि उड़ान स्कीम क्या है। तो उड़ान जो योजना है, बेसिकली उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय, है ना, सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है उसकी एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? विमानन यानी एविएशन सेक्टर को लोकतांत्रिक बनाना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में भी हवाई यात्रा सुलभ हो सके। ये उद्देश्य था। यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत, है ना, 2016 के तहत शुरू की गई थी, जो बाजार संचालित लेकिन वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को जोड़ने पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको देख रहा है ना, उड़ान स्कीम को। तो बेसिकली जो छोटे, है ना, उड़ान के तहत हमको क्या करना है, जो टीयर टू और जो 3, मतलब जो सिटी है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ बोल सकते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, उस फैसिलिटी का विस्तार करना है। और विस्तार करके जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है ना, जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है उसको सुदृढ़ करना, उसको सुधार करना। और सुधार इस तरह से करके कि दूर दराज क्षेत्रों में बैठे जो आम आदमी भी है वो भी हवाई यात्रा कर सके।
हवाई यात्रा कर सके। इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए सीवीएसएन है ना, बोल सकते कि एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस उड़ान के तहत जो भी काम हो रहा है उसको देख रही है। अब इसका अगला पार्ट लॉन्च किया गया है, विकसित उड़ान, है ना। लेकिन उसको हम देखेंगे, पहले ये देखो उड़ान स्कीम के तहत कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। अब कह रहे भारत का समग्र हवाई अड्डा नेटवर्क दोगुने से अधिक हो गया है। यानी जब से उड़ान स्कीम था उससे दोगुना बढ़ गया है उससे पहले। उसके बाद 2014 में देख रहे हैं लगभग 74 था, लेकिन अब हवाई अड्डा बढ़ गई 2024 में कितना हो गया, 159 हो गया, लगभग दोगुने से भी अधिक हो गया। अब ये कैसे हुआ, उड़ान स्कीम के तहत, क्योंकि हम जिस तेजी से एयरपोर्ट्स वगैरह सब बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री जिस तरह से काम कर रही है, इससे उड़ान स्कीम की जो सफलता है उसको दिखा रहा है। अब इसी चीज़ को और बड़े स्तर पर ले जाना है और छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स बनाने हैं, एयर कनेक्टिविटी सुधारना है। उसके लिए उन्होंने विकसित उड़ान योजना लॉन्च किया है। तो बेसिकली विकसित उड़ान योजना क्या है, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को एक तरह से इसका अमेंडमेंट या संशोधन किया गया है, जिससे मूल रूप से है ना 2016 में वो उड़ान योजना बनी थी, जिसमें आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती, सुलभ और समावेशी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। अब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित उड़ान बनाया गया ताकि और स्टेज यानी नेक्स्ट स्टेज में हम डेवलप कर सकें। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो विकसित उड़ान है वो किस अवधि के लिए है। इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 यानी 10 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है, लागू किया जाएगा। और उसमें करीब 28,840 करोड़ रुपया का बजट यानी बजट सपोर्ट दिया गया है। उद्देश्य क्या है कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों यानी दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और जो द्वीपीय और जो आकांक्षी जिले हैं, जो पिछड़े जिले हैं, उसमें अंतिम छोर तक है ना हवाई कनेक्टिविटी यानी लास्ट माइल एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना है, ताकि जो फ्लाइट की जो सुविधा है वो वहाँ केवल अलग अलग जो बड़े बड़े सिटी वहाँ तक सेंट्रलाइज ना हो, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों में भी जाके पहुँच सके, है ना। इससे क्या हो रहा कि हम एक तरह से विमानन क्षेत्रों का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, यानी आम आदमी भी क्या हो रहा है, बैठ पा रहा है। केवल दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, है ना, लखनऊ, जो बड़े बड़े सिटी है, राजधानी वाली सिटी है, केवल वहीं तक सेंट्रलाइज क्यों हो एयरपोर्ट फैसिलिटी। अलग अलग गाँव में भी चले। अब जैसे बिहार में पटना में ही हवाई अड्डा है, दरभंगा में नहीं था, दरभंगा थोड़ा सा पिछड़ा है, दूर दराज इलाका है। अब वहाँ जब से बना है तो कनेक्टिविटी सुधरा है, लोग फ्लाइट पर चढ़ रहे हैं। इसी तरह जो टीयर 2 और जो टीयर 3 सिटी है, जो पहाड़ी इलाका है, जो दूरस्थ इलाका है, जो जहाँ पर कनेक्टिविटी, एयर फैसिलिटी नहीं था, उस वहाँ तक हमको क्या करना है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं। हवाई जहाज़ उड़ सके, जा सके लोग, हवाई जहाज़ फ्लाइट का उपयोग कर सके, ये फैसिलिटी वहाँ तक पहुँचाना है। इसलिए विकसित उड़ान लॉन्च किया गया 10 सालों के लिए। ठीक है, इसमें हवाई अड्डों का विकास कैसे होगा, तो इस संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विमानन अवसंरचना के विस्तार के लिए 8 वर्षों की अवधि में लगभग 12,159 करोड़ के निवेश करने की कोशिश है और लगभग 100 अतिरिक्त हवाई अड्डे बनाने हैं। तो पहले 174 था, अब उसको पहुंचाना है 274, अगर इसमें 100 ऐड कर देंगे तो। ठीक है, ये टारगेट है कि 10 साल में 100 और बनाने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो हमने उड़ान स्कीम के बारे में समझ लिया। अब ये लास्ट आर्टिकल हमारा है, लास्ट आर्टिकल है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये हमारा द हिंदू में आया था। नाम क्या है, नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत आसान है, नाम ही याद रखो बस। और किसका उद्देश्य क्या है बस वो याद रखिए। नाम क्या है, वेबडेक स्ट्रेंट, है ना, वेबडेक स्ट्रेंट। तो बेसिकली अमेरिकी की जो दया नियामक कंट्री है ना, जो संस्था है ना, जो मेडिसिन को अप्रूव करता है ना, उसका ट्रायल को सुनिश्चित करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने वेबडेक्स्ट्रेंट नामक दवाई को मंजूरी दी। क्यों? क्योंकि यह दुनिया की पहली दवा है जो प्रोटेक तकनीक पर आधारित है। इसमें दो चीज़ें हैं, पहला तो ये हमको देखना है कि प्रोटेक तकनीक होता क्या है, ठीक, और दूसरा वेबडेक्स्ट्रेंट है क्या, फिर ये किस उद्देश्य से बना है। बेसिकली ये कैंसर थेरेपी के लिए बनाया गया है ना। नाम ही है कि वाई FDA अप्रूव्स वेबडेक्स्ट्रेंट इज ए मेजर शिफ्ट इन कैंसर थेरेपी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेबडेक्स्ट्रेंट है क्या, तो बोल देंगे ये कैंसर थेरेपी का एक प्रकार है, कैंसर थेरेपी के लिए डेवलप किया गया है। किस तकनीक पर बेस्ड है, तो प्रोटेक्ट तकनीक पर बेस्ड है। तो सवाल है कि प्रोटेक्ट तकनीक होता क्या है, उसको समझो, है ना। तो प्रोटेक्ट तकनीकी बहुत पहली बार आया है। प्रोटेक्ट का पूरा नाम क्या है ना, प्रोटेलाइसिस टारगेटिंग, है ना, चिमेरिया, किमेरिया बोलो या चिमेरिया बोलो, नाम अटपटा है, बस याद रखो। प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी क्या है, तो प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी एक आधुनिक दवा तकनीक है जिसमें बीमारी पैदा करने वाले हानिकारक प्रोटीन को केवल निष्क्रिय नहीं किया जाता, बल्कि उसे शरीर से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है।
नाम ही है ना, प्रोटोइक, है ना, प्रोटोएलाइसिस टारगेटिंग। बेसिकली प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी में अब जैसे मान लो, है ना, यही नाम है। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे ऐसा मानते हैं कि जो बॉडी है, जो शरीर है, उसमें जो कैंसर जो फैल रहा है, तो वो क्या है, जो हानिकारक जो प्रोटीन है, जो ना शरीर को जो हानिकारक, देख लो जो हानिकारक प्रोटीन जो आ रहा है, डिसीज कॉजिंग जो प्रोटीन है, मान लो जो हानिकारक प्रोटीन है, तो पहले क्या होता था कि प्रोटीन जो हानिकारक है उसकी वजह से मान लो कोई बीमारी है शरीर में या कैंसर है, ठीक, तो उसको पहले निष्क्रिय करते थे, निष्क्रिय किया जाता था। लेकिन इससे क्या होता था कि निष्क्रिय जब तक है तब तक तो बीमारी कंट्रोल में है, लेकिन जैसे सक्रिय हो गया तो फिर समस्या है। लेकिन प्रोटेक्ट तकनीक में क्या करते हैं, हम इस हानिकारक प्रोटीन को निष्क्रिय नहीं करते हैं बल्कि उसको जड़ से खत्म करते हैं। हानिकारक प्रोटीन को निष्क्रिय करने के बजाय उसको शरीर से जड़ से खत्म कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। और इसी वजह से ये चर्चा में आया है कि पहली बार प्रोटेक्ट तकनीक पर आधारित किसी मेडिसिन को, है ना, अमेरिकी जो फूड दवा नियामक कंपनी जो संस्था है उसने अप्रूव किया है, और इसी वजह से न्यूज़ में है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्रोटेक्ट एक नवीन दवा तकनीक है जो शरीर की प्राकृतिक प्रोटीन नष्ट करने वाली प्रणाली का उपयोग करके बीमारी पैदा करने वाली प्रोटीन को पूरी तरह समाप्त कर देती है, जिससे पारंपरिक दवाओं के की तुलना में अधिक प्रभावी उपचार की संभावना होती है। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था कि जो हानिकारक प्रोटीन जो पैदा हो रही है ना उसको निष्क्रिय कर दो, उसको कंट्रोल करो ताकि बीमारी कंट्रोल में हो। लेकिन जब तक वो निष्क्रिय, जब तक इनएक्टिव है तब तक समस्या ठीक है, समाधान ठीक है। लेकिन कभी हो सकता है वो एक्टिव हो जाए, बीमारी अभी भी क्या है, जो समस्या है वो भी क्या है, जो कारण क्या है वो भी शरीर में मौजूद है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो होल्ड पे है, लेकिन अगर कितना अच्छा होता है कि जो समस्या है, जो रूट कॉज है, जो कारण है उस बीमारी का, उसको जड़ से ही समाप्त कर दे। और वही चीज़ करता है प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी। तो प्रोटेक्ट तकनीक क्या है, एक बोल सकते हैं कि दवा तकनीक है ना, एक मेडिसिन में यूज़ करने वाला एक ऐसा तकनीक है मेडिकल फील्ड में, जो बेसिकली जो हानिकारक प्रोटीन जो शरीर से रिलीज होता है उसको निष्क्रिय करने के बजाय उसको जड़ से समाप्त कर देता है। और इसलिए प्रोटोलाइसिस नाम ही क्या, प्रोटोलाइसिस टारगेटिंग चिमेरिया, है ना, इसी तकनीक को यूज़ करके ये मेडिसिन बनाया गया है। बेसिकली ये जो तकनीक है प्रोटेक्ट तकनीक, वो कैंसर के इलाज में यूज़ किया जाता है ना, न्यूरो डिजेनरेटिव जो रोग है जैसे अल्जाइमर, जो पार्किंसंस, इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं जड़ से समाप्त करने के लिए। कुछ दुर्लभ जो अनुवांशिक रोग है उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी कैंसर में भी यूज़ किया जाता है, और इसी कैंसर के इलाज के लिए कैंसर थेरेपी बना गया और उसी का नाम दिया गया वेबडेक्स स्ट्रेंट, है ना। और अब उसको हम पढ़ते हैं, वेबडेंग स्ट्रेंट क्या है। तो बेसिकली नाम याद रखो, वेबडिंग स्टेंट क्या है, प्रोटेक्ट तकनीक पर इस्तेमाल होने वाली कैंसर थेरेपी है बस। तो वेबडिंग स्टेंट एक नई, है ना, मुंह से यानी मुंह में दी जाने वाली एक तरह से दवा है जिसे प्रोटेक्ट तकनीक की मदद से बनाया गया है। यह सामान्य दवाओं की तुलना में केवल बीमारी पैदा करने वाले प्रोटीन को रोकती नहीं है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रणाली का उपयोग करके उस खराब प्रोटीन को पूरी तरह नष्ट कर देती है। देख लो कितना अच्छा है कि यानी हो क्या रहा है इसमें। तो जो जैसे मान लो कैंसर है, तो पहले क्या होता था कि कैंसर में जो भी दवा हम देते थे तो वो दवा क्या करता था, जो हानिकारक हानिकारक जो प्रोटीन है उसको इनएक्टिव कर देते थे, है ना, उसको कंट्रोल करते थे या ब्लॉक करने की कोशिश करते थे या इनएक्टिव करने की कोशिश करते थे ताकि फर्दर हानिकारक प्रोटीन रिलीज ना हो। लेकिन इस वेबडेक्स ट्रेंड में जो प्रोटेक्ट तकनीक यूज हुआ है, इसमें ये एक ऐसा मेडिसिन है बेसिकली, है ना, मेडिसिन ही है, एक टेबलेट ही है ये। लेकिन ये टेबलेट क्या करता है, जो हानिकारक प्रोटीन है, हानिकारक जो प्रोटीन है और जहाँ से वो रिलीज हो रहा है उसको जड़ से ही खत्म कर दो, जड़ से ही खत्म कर दो, ताकि जड़ से ही उस समस्या का समाधान हो सके। तो बेसिकली कैंसर को, है ना, कैंसर को जो सेल्स होते हैं, सेल्स आगे नहीं बढ़ पाए उसको ब्लॉक करने या इनेक्टिव करने के बजाय जिस वजह से सेल्स बढ़ रहे हैं उस समस्या को ही खत्म कर देते हैं, जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। और इसीलिए ये पहली एक तरह से अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है और इसी वजह से ये चर्चा में है, कैंसर थेरेपी है। देख रहे हैं, दो कंपनियों ने बनाया है, यूएसए का ही है, एक अरेविनास है और एक फाइजर है ना, ये याद रखना है। ठीक, उद्देश्य क्या है,
कहाँ कहाँ काम कर सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, ब्रेस्ट कैंसर के उन मरीजों का इलाज के लिए इसको बनाया गया है जो बेसिकली ESR1 जीन में, है ना, म्यूटेंट करते हैं। ESR जीन में म्यूटेंट करके सेल्स को बढ़ाते हैं, है ना, जिनका कैंसर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव हो, ठीक, जिनका कैंसर HER2 नेगेटिव हो, और जिनका कैंसर शरीर के अन्य भागों में फैल चुका हो या उन्नत अवस्था एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। बेसिकली इन सभी के लिए हमको वेबडेंज स्ट्रेंड, है ना, वेबडेंज, है ना, स्ट्रेंड्स, नाम क्या है, नाम देखो, नाम थोड़ा सा अटपटा है, वेबडेंज स्ट्रेंड, बेसिकली ये बनाया गया है स्ट्रेंड्स। तो अगर कोई पूछे वेबडेंस स्ट्रेंथ क्या है, तो बेसिकली प्रोटेक, प्रोटेक, है ना, प्रोटेक तकनीक पर आधारित एक कैंसर थेरेपी है। बस इतना ही याद रखो, प्रोटेक तकनीक पर आधारित एक कैंसर थेरेपी है। बेसिकली इसमें क्या है, एक मेडिसिन दिया जाता है, मुंह में दिया जाता है, मोरल औरल तरीके से ही दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो जाके फिर वो सेल्स को एक तरह से सेल्स यानी जो म्यूटेंट कर रहा है, जो बार बार प्रोटीन, जो हानिकारक प्रोटीन रिलीज हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के बजाय उसको जड़ से ही समाप्त करते हैं। और इसीलिए पहली बार इस तकनीक पर यह दवा बना है, और इसको पहली बार ही जो अमेरिका के जो दवा नियामक कंपनी है उन्होंने अप्रूव किया है ना, जो संस्था है बेसिकली, जो डिपार्टमेंट उन्होंने अप्रूव किया है, इसी वजह से न्यूज़ में है। तो इसमें दो चीज़ें न्यूज़ में है, दो चीज़ें याद रखना है, प्रोटेक्ट तकनीक क्या है और वेब डेंज स्ट्रेंथ क्या है, ये याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने 4 आर्टिकल डिस्कस किया। सबसे पहले सोशल मीडिया के रेगुलेशन से रिलेटेड डिस्कस किया, दूसरा आर्टिकल था हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड डिस्कस किया, तीसरा आर्टिकल उड़ान स्कीम का जो संशोधित संस्करण था उसको यूज़ किया, और चौथा आर्टिकल हमारा था वेब डेंज स्ट्रेंथ्स, जो बेसिकली प्रोटेक्ट तकनीक पर बनाया गया है। अगर कोई पूछे वेब डेंज स्ट्रेंथ्स है क्या, तो बेसिकली प्रोटेक्ट तकनीक पर आधारित एक कैंसर थेरेपी है जो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है, ठीक। अब चूंकि न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पहली बार अमेरिका के जो दवा नियामक संस्था है उन्होंने इसको अप्रूव किया है, इस वजह से न्यूज़ में है। तो आप अगर देख रहे होंगे तो ये चारों आर्टिकल ऐसी आर्टिकल है जिसमें इतना अच्छा कंटेंट है कि यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। पहला जो आर्टिकल है सोशल मीडिया वाला, वो तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से रेगुलेशन को लेकर कंसर्न है, चुनौती है, वो एक इश्यू क्रिएट करता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। जो भी करंट अफेयर्स की जो भी सीरीज हम ला रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी यूज़फुल हो रहा होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आपसे अपेक्षा है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। इससे जो कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका आपको सामने नोटिफिकेशन जाएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि हम बेहतर दिशा में इसको और बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।